गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नव सत्र की दहलीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम ऑनलाइन क्लासें या वीडियो क्लासों के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बच्चे 10th क्लास पास करके आगे आए हैं, जो 11th क्लास में हुए हैं, पहले तो उनको शुभकामनाएं कि बोर्ड की परीक्षा देकर आप आए हैं। उसके पश्चात वे बच्चे जो बायोलॉजी लेना चाहते हैं, साइंस बायो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखना। तो 11th क्लास का जो पोर्शन है उसमें आपको पता है क्या क्या रहता है। 11th क्लास के पोर्शन में जो बायो लेता है बच्चा, उसका फिजिक्स रहेगा, उसके केमिस्ट्री रहेगी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और उसकी बायो और मैथ में हमेशा उसके ऑब्लिगेशन रहता है कि बायो लें कि मैथ लें। और कंपलसरी हिंदी है और कंपलसरी उसकी इंग्लिश है। तो ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं एक बच्चे के जब वो 10th क्लास से 11th क्लास में जाता है। और 11th क्लास में यदि साइंस पढ़ना चाहता है तो स्कोप क्या रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश तो सेम रहेंगे। बायो लेने वाले बच्चे बायो लेंगे, यदि वो ऐसा नहीं लेते हैं तो फिर वो मैथ लेते हैं। तो ये ओब्लिक में रहेगा इन दोनों की। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ बायो के, तो मैं यही मान रहा हूँ कि बच्चों ने क्या ले रखा है, फिजिक्स ले रखा है, केमिस्ट्री और बायो ले रखा है, कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बायो की क्लास का वीडियो बना रहे हैं। तो ये आपको बात याद रखनी है कि हम बायो पढ़ने जा रहे हैं। 11th क्लास में कैसा सिलेबस रहता है, बायो में क्या है, कैसे हमें पढ़ना होगा, किस प्रकार की इसमें आपको डिटेल मिलेंगी, यही सब कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं आप इन चीज़ों से। लेकिन शुरुआत करते हैं हम कि वास्तव में बायोलॉजी है क्या, ये किस प्रकार की एक विज्ञान है, इसमें कैसा मैटर रहता है, कैसे इसकी हम स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी शब्द का वैसे शाब्दिक अर्थ सबको पता है, फिर से देख लेते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये हो गई आपकी बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ये जो टर्म है, ये जो नाम है, ये सबसे पहले किसने दिया था, लेमार्क और ट्रेविरेंस ने दिया था। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। लेमार्क और दूसरा कौन था इनके साथ, ट्रेविरेंस। ये आपको याद रखना है। द टर्म इज बायोलॉजी गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेंस। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, जीव विज्ञान में हमें पढ़ना क्या है। तो सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन करेंगे। तो ये जो बायोलॉजी जो टर्म है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बायो है और दूसरा क्या है, लोगस। ये 2 शब्दों से मिलकर बायोलॉजी बना है। तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। या आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पर ये शब्द लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ शब्द को, लिव है ना, लिव शब्द आता ना। लोगस शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ की टू स्टडी करना, यानी क्या करना, अध्ययन करना। तो यहाँ पर क्या है, किसका अध्ययन करना, सजीवों का। या इसका दूसरा नाम लाइफ लें तो क्या कहेंगे, जीवन, यानी जीवन का अध्ययन करना। या जीवन किस में होता है, सजीवों में होता है, तो सजीवों का अध्ययन करना। तो सजीवों का अध्ययन करने वाली क्या है, जीव विज्ञान एंड बायोलॉजी है। तो इसकी क्या डेफिनेशंस होगी, बायोलॉजी की क्या डेफिनेशंस है, क्या कहेंगे। एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएँ हैं। रसायन विज्ञान की शाखा है, ये आपका भौतिक विज्ञान है, आपका गणित है, आपका कंप्यूटर विज्ञान है, आपका खगोल विज्ञान है। ये सारी की सारी विज्ञान की शाखाएं हैं। तो हम जीव विज्ञान की क्या परिभाषा देंगे कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें प्रकृति में उपस्थित सभी सजीवों का अध्ययन किया जाए या जीवन का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। सजीवों के बारे में, जीवन के बारे में, बायोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो स्टार्ट में सबसे पहले मिली थी प्रिमिटिव टाइम में, वो देने वाले कौन थे, वो एक महान दार्शनिक थे जिसका नाम क्या था, अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले हमें जीवों के बारे में बताया कि जीवन ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं, जीवन जीने के पीछे का मकसद ये हैं, कैसे हैं वो प्लांट जीवित रहते हैं, कैसे मनुष्य जीवित रहता है, कैसे जंतु जानवर जीवित रहते हैं। ऐसी प्रारंभिक जानकारी हमें अरस्तु से मिली थी। इसलिए हम अरस्तु को क्या मानते हैं, जीव विज्ञान का पिता मानते हैं, यानी फादर ऑफ। तो अरस्तु को हम क्या मानते हैं, जीव विज्ञान का पिता मानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, जीव विज्ञान का पिता।
तो क्या याद रखेंगे, अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? अरस्तु को ये टर्म किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेंस ने दिया। इसमें कैसी स्टडी होगी आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा हम जीव विज्ञान को और आगे लेकर चलते हैं। अब देखिए जीव विज्ञान की खुद की कितनी शाखाएं हो सकती हैं, इसकी खुद की कितनी ब्रांच हैं। तो हम मोस्टली जीव विज्ञान को 2 फर्दर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसके अंदर क्या आता है, प्लांट आएंगे सारे के सारे, तो उसकी स्टडी ये है बॉटनी, और दूसरा आपका जूलॉजी है। बॉटनी को हिंदी में क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। आई बात समझ में? तो वनस्पति विज्ञान में सिंपल सी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, किसकी स्टडी पढ़ेंगे? प्लांट की, यानी सारे के सारे पेड़ पौधों को जिसमें पढ़ा जाएगा वो आपकी बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान है। जंतुओं को पढ़ा जाएगा, यानी सारे के सारे क्या हैं, एनिमल की स्टडी आपको इसके अंदर करनी है। सारे के सारे जानवर जो हैं यानी कि मनुष्य सहित, वो किसकी स्टडी? जूलॉजी है वो उसका भाग। तो बायोलॉजी के 2 भाग होते हैं, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। बॉटनी में सारे के सारे पेड़ पौधे कैसे बड़े होते हैं, कैसे उनमें जनन होता है, कैसे वो सर्वाइव करते हैं, कैसे वो जिंदा रहते हैं, कैसे उगते हैं, कैसे नष्ट होते हैं, सारे के सारे पेड़ पौधे जो दुनिया में पाए जाते हैं उनकी स्टडी, उसकी पढ़ाई कहाँ होगी? बॉटनी में होगी। जूलॉजी में क्या होगी? सारे के सारे जंतुओं का अध्ययन, जानवरों का अध्ययन, जैसे कि मछली है, जैसे कि मनुष्य है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी, सारे के सारे जंतुओं का अध्ययन किस में पढ़ेंगे? जूलॉजी में। तो सारे के सारे पेड़ पौधे भी जिंदा होते हैं, सजीव होते हैं, जंतु भी जिंदा होते हैं, सजीव होते हैं। तो सजीवों की विज्ञान क्या है? बायोलॉजी है। इसको जीव विज्ञान इस प्रकार से कहते हैं। 2 भागों में डिवाइड किया, एक में केवल पेड़ पौधों का अध्ययन और दूसरे में जानवरों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन। तो आपकी जो 11th क्लास की बायोलॉजी है या फिर आगे 12th क्लास की जो बायोलॉजी होगी, उसमें केवल और केवल पेड़ पौधे नहीं होंगे, केवल और केवल जंतु नहीं होंगे, उसमें जंतु और पेड़ पौधे दोनों होंगे। यानी आपकी बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों साथ में चलेंगी। अब देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। लेकिन ये अरस्तु ने जीवों के बारे में बताया तो सही, लेकिन इनका ध्यान थोड़ा जंतुओं पर ज़्यादा था, इसलिए हम जंतु विज्ञान का पिता भी किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। तो अरस्तु क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, और फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु ही हैं। तो फिर पेड़ पौधों के बारे में हमें किसने बताया? तो अरस्तु का एक शिष्य था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था? थियोफ्रेस्टस। उसको अपन कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता। किसे कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को कहेंगे। तो ये आपके लिए सामान्य जानकारी थी। फिर उसके आगे हम पढ़ते हैं, आप इसको उतार लीजिए, मैं बोर्ड को रफ कर दे रहा हूँ। उसके आगे पढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए, मैं उसको रफ करके आगे हम पढ़ते हैं। तो अरस्तु और थियोफ्रेस्टस, ये याद रखना आप। फादर ऑफ बॉटनी है वो थियोफ्रेस्टस है, फादर ऑफ जूलॉजी है वो अरस्तु है, और फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु ही है। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि बायो में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए बायो में हम सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, तो पहला टॉपिक हमारा ये आएगा कि सजीवों के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सजीवों के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, या यूँ कह दो कि सजीव और निर्जीव में अंतर की यदि हम बात करें, तो लक्षणों की यदि हम बात करें तो पहला जो लक्षण होगा वो क्या होगा? ग्रोथ। सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। दूसरा, सजीव क्या करते हैं?
रिप्रोडक्शन करते हैं यानी जनन करते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं, वो गति करते हैं। वृद्धि से थोड़ा सा अलग रहता है गति वाला पोर्शंस। बहुत सारे प्रकार के मूवमेंट हैं जो इसके आपको देखा जाएगा, बट मेन ये 2-3 चीज़ें हैं। ये जनन करते हैं, ये गुणन करते हैं, है ना, संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये जो मेन मुद्दा रहता है सजीवों के क्या लक्षण हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो निर्जीवों में भी होती हैं, सिमिलर होती हैं, बट हमें यहाँ ये देखना है। सजीव वृद्धि करते हैं यानी एक पेड़ है, आपने इस पेड़ को इतना बड़ा देखा है, महीने बाद 2 महीने बाद में देखेंगे तो ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो ये इसको वृद्धि कहते हैं। जनन का मतलब एक गाय है ना, और 1 साल बाद में 2 साल बाद में अपन देखते हैं कि गाय और बैल की सहायता से उसके 2-3 बछड़े हैं, तो गायों की संख्या बढ़ती जाती है, फिर आगे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो जनन करने की कैपेसिटी होती है ना, ये जो पॉइंट्स हैं ये केवल सजीवों में होते हैं, निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। एक पत्थर से दूसरे पत्थर अपने आप नहीं बनते हैं, एक मशीन से दूसरी मशीन अपने आप नहीं बनती है। तो ये जो है गुण है ये केवल सजीवों के लक्षणों के अंदर आता है। उत्सर्जन की क्रिया है, भोजन को ग्रहण करना है, क्या इतने कोई बहुत सारे उसके मूवमेंट होते हैं बताने लायक, लेकिन मेनली अपन इतना ही ध्यान देंगे कि सजीवों के जो मुख्य लक्षण हैं वो वृद्धि करना है, वो जनन करना है, वो उत्सर्जन है, गति है, गुणन है, भोजन है, या एक मेन हम ले सकते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय। तो ये क्या है सजीवों के लक्षण हैं। वो भोजन को खाते हैं, वो भोजन का उत्सर्जन कर देते हैं, बाद में उसका बॉडी में डाइजेशन भी होता है। तो बहुत सारे लक्षण क्या हैं सजीवों के हैं, और ऐसे ही लक्षण निर्जीवों के इसके ठीक विपरीत होते हैं। तो आपको पहले तो एक डिफरेंस करना है किसमें, सजीव और निर्जीव में डिफरेंस की एक टेबल तैयार करनी है। कीजिए फटाफट। ये सारे के सारे सजीवों के लक्षण हैं, ऐसा कोई भी लक्षण निर्जीव में नहीं होता है, तो आप इसको एक टेबल बनाइए, फटाफट बनाइए। तो सजीव और निर्जीव में अंतर, यानी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंतर, ये आपने किया है अभी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके पीछे यदि आप नॉन लगा देते हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये बन जाएगा निर्जीव। तो इसमें डिफरेंस हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि सजीव बनते कैसे हैं। सजीव बनते कैसे हैं, तो सजीव कैसे बनेंगे, तो 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसको पढ़ने से पहले कि दुनिया में 2 ही प्रकार की चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी, जो अभी आपने डिफरेंस देखा था, एक तो कौन से सजीव और दूसरे कौन से हैं निर्जीव, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितनी प्रकार की निर्जीव वस्तु हैं वो सबसे पहले जिस छोटी से छोटी चीज़ से बनी होती हैं उसे एटम कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, एटम। परमाणु कहेंगे उसे। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल। और बाद में क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, यानी परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, अणु, यौगिक। तो दुनिया में सबसे छोटी निर्जीव वस्तु क्या होती है, परमाणु होती है। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, फिर वो यौगिक बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनते जाते हैं, फिर नई चीज़ बनती है। कहने का मतलब कोई मकान है तो उस मकान में यदि हम सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल देखना चाहें तो वो कौन सा होगा, परमाणु होगा, उससे छोटी कोई चीज़ नहीं है। यदि हम सजीवों की बात करें, हमारे शरीर की बात करें, तो हमारा शरीर सबसे पहले किस छोटी से छोटी चीज़ से बना होता है, कोशिका से बना होता है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्तक तंत्र। उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। अंग तंत्र मिलकर क्या बनेगा, शरीर। और बहुत सारे शरीर मिलकर क्या बनाते हैं, समुदाय। और समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं, जनसंख्या कह सकते हो आप। और बहुत सारी जनसंख्या मिलकर क्या बन जाती है, सृष्टि। और कैसी सृष्टि, सजीव जगत।
तो ये याद रखना आपको कि पूरी दुनिया जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत किससे हुई थी? कोशिका से हुई थी। तो सबसे छोटे से छोटा भाग सजीवों का कौन सा होता है? कोशिका। तो हमारी बॉडी भी किससे बनी होती है? सजीवों, कोशिकाओं से बनी होती है। तो कोशिका को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ऊतक को क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। इसको टिश्यू सिस्टम कहेंगे। अंग को ऑर्गन कहेंगे। तो इसको क्या कह देंगे? ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद में ये आपकी हो गई बॉडी, इसको कहते हैं कम्युनिटी, और ये हो गई पॉपुलेशन, और ये हो गई आपकी सृष्टि यानी वर्ल्ड, यूनिवर्स कह सकते हो, और ये हो गया आपका लिविंग किंगडम, सजीवों का जगत। तो इस प्रकार से सजीव बनते हैं, इस प्रकार से निर्जीव बनते हैं। तो कोशिका सबसे छोटी चीज़ होती है सजीवों में, और परमाणु सबसे छोटी चीज़ होती है निर्जीवों में। तो दुनिया में 2 ही प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, उसी के हिसाब से साइंस बनी हुई है। सजीवों का अध्ययन करने वाली बायोलॉजी है, और निर्जीवों का अध्ययन करने वाली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कॉस्मोलॉजी है, खगोल विज्ञान है। वो सारा पोर्शन निर्जीवों में आता है। लेकिन हमें बायोलॉजी पढ़नी है, इसका मतलब सजीव के बारे में पढ़ना है, सजीव कैसे बनते हैं ये हैं। तो हमें अब इन चीज़ों पर फोकस करना है कि सजीव कैसे जीवन यापन करते हैं। या सजीव फिर 2 प्रकार के हो सकते हैं, कौन से? एक तो पादप और दूसरे क्या? जंतु। उन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है, हमें वो पढ़ना है। तो ये जो लिस्ट फॉर्म है, इनका जो चैन है, आप इस चैन को उतार लीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। उसके पश्चात पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में थोड़ा। तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद में हम कुछ और बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं सेल्स के आधार पर। तो बेसिकली सेल की जानकारी होनी तो बहुत ज़रूरी है, जो कि छोटी क्लासों में आप लेकर भी आए हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी सेल की और दे दूँगा आपको। 1618 में सबसे पहले डिस्कवर हुई थी सेल। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। पहले पढ़ के भी आए हैं, आपको याद है पिछले वाली कुछ क्लासों से। रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। तो सेल्स के आधार पर जो जीव होते हैं वो कितने हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी में जीवों के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम यही पढ़ लेते हैं कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली जो जीव हैं वो बायो के अंदर, यदि हम सेल्स के टाइप्स के आधार पर देखा जाए तो वो केवल 2 ही होते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर, और दैट सेकंड हो गया आपका मल्टी सेलुलर, यानी एक कोशिकीय के जीव। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। छोटी क्लासों में इतना कोई प्रेशर रहता नहीं था, बड़ी क्लासों में ये सब रहेगा आपके पास। बहुत सारे एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े नाम याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रकार के जीवों के अलग अलग नाम याद रखने पड़ेंगे। एक कोशिकीय जीव का क्या होता है? जिसकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी होती है, इसको आप क्या कह सकते हो? अकोशिक जीव भी कह सकते हो। अब अकोशिक का मतलब क्या होता है? बिना कोशिका वाला जीव। दुनिया में ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिसमें कोशिका नहीं है, फिर तो वो निर्जीव है। लेकिन अकोशिक जीव किसे कहते हैं? एक कोशिकीय जीवों को ही कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास में क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा नाम आपने सुना होगा, जिसकी शेप है वो बदलती रहती है। उसकी जो आकृति है वो इस प्रकार से रहती है वो, लेकिन थोड़े समय पश्चात आप देखते हैं तो वो आपको इस प्रकार से मिलेगा। फिर उसकी शेप है वो ऐसे मिल जाएगी आपको, यानी उसकी जो शेप है वो बदलती रहती है। तो अकोशिक जीव इसको क्यों कहते हैं? भाई एक ही कोशिका, जैसे हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र बना है, भोजन के लिए पाचन तंत्र बना है, एक्सक्रीशन के लिए उत्सर्जन तंत्र बना है। तो और बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्कुलेशंस के लिए, जैसे कि हार्ट बना हुआ है सर्कुलेशन ब्लड के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए अलग अलग प्रकार के सिस्टम बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन बने हुए हैं, अंग बने हुए हैं। लेकिन अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें एक ही कोशिका ये सारे काम करेगी। अब एक कोशिका इतने सारे काम को कैसे कर पाएगी? ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार वाली बात होगी। इसलिए एक कोशिकीय जीव को क्या कहते हैं? अकोशिक जीव भी कहा जाता है। जैसे कि अमीबा है। सेकंड एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम,
दैट वन यूग्लिना। याद रखना इस नाम को, यूग्लिना को। आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि यूग्लिना क्या है। तो यूग्लिना पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है, यानी इसमें कुछ लक्षण तो प्लांट के होते हैं और कुछ लक्षण इसमें एनिमल के होते हैं। फिर कभी क्लासों में कमेंट करके बताना, मैं इस पर थोड़ा सा एक और वीडियो बनाऊंगा कि यूग्लिना की कैसी नेचर है। फिलहाल हमें ध्यान देना है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों पर। तो ऐसे जीव जिनकी शरीर में केवल एक कोशिका होती है या शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म के जो फंक्शंस हैं वो एक ही सेल के द्वारा डेवलप होते हैं या उसके द्वारा ही क्या होते हैं, मॉनिटर किए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होगा, ऐसे जीवों में कोशिकाओं की संख्या एक से ज़्यादा होगी। बहुत सारी कोशिकाएं हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल गाय, भेड़, भैंस, बकरी या मनुष्य। तो उसमें भोजन के लिए मुंह बना होता है, ग्रहण करने के लिए, डाइजेशन के लिए भी कुछ गुदा बनी होती है। ऐसे बॉडी के सारे ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। तो ऐसे जीवों को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जिसमें सेल्स के नंबर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कोशिकाओं की संख्या एक से ज़्यादा होती है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं मनुष्य। बॉटनिकल नाम सबको याद है, होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस क्या है, वर्तमान में जो मनुष्य है ना उसका नाम है। तो भविष्य का जो मानव होगा, यानी फ्यूचर ह्यूमन जो होगा, भविष्य का जो मानव है, उसका बॉटनिकल नाम क्या रहेगा, होमो फ्यूचेरियस। ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड के अंदर रखनी है कि सेल्स हैं वो किस प्रकार से होती हैं। अच्छा, सेल की जो साइज़ है ना वो इनमें तो बदलती रहती है। अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनका आकार है वो बदलता रहता है क्योंकि सेल ही एक ही है, कोशिका ही एक ही है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी सेल्स भी होती हैं जिनका आकार नहीं बदलता। उसमें आती है न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन, क्या कहेंगे? 10th क्लास में पढ़कर आए थे आप, छोटा सा पोर्शन था आपके लिए, तंत्रिका तंत्र में था नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन है वो अपने आकार को बदल नहीं सकती हैं और ना ही कभी मल्टीप्लाई करती हैं। एक चीज़ याद रखना, एक कोशिका है वो जब डिवाइड करती है तो 2 कोशिका बनाती है, फिर वो डिवाइड करते हैं तो फिर 4 सेल्स बन जाती हैं। बट न्यूरॉन्स कभी है वो डिवाइड नहीं करती। ये याद रखने वाली चीज़ है। तंत्रिका कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती, वे ना तो मियोसिस करती हैं ना माइटोसिस करती हैं। यानी तंत्रिका कोशिकाएं, एक तंत्रिका कोशिका है वो दूसरी तंत्रिका कोशिका नहीं बना सकती। वो पहले से जितनी बन जाती हैं उतनी ही बनी रहती हैं, वो डिवीज़न नहीं करती। ये याद रखने वाली बात है। और बॉडी की जितनी सेल्स हैं वो क्या होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं होते। तो ऐसी ही कुछ जानकारी आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, उससे आगे वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं। चलो इससे आगे हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। एक छोटी सी है उसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे के प्रोसीजर देखते हैं। चैप्टर वाइज बाद में शुरू करेंगे। पहले ये बेसिक जानकारी जो बायो की है वो आपको होनी बेहद ज़रूरी है। बेसिक जानकारी में एक सेल थ्योरी पढ़ते हैं। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत क्या है? तो ये 1838 में और 1839 में 2 वैज्ञानिक थे, एक तो था स्लीडॉन और एक था स्वान। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसे सेल थ्योरी कहते हैं। ये सेल थ्योरी क्या है और ये यूनिवर्सल थ्योरी है जो हर स्थान के या हर प्रकार के बायोम पर या जीवों पर लागू होती है। स्लीडन और स्वान, एक तो इसमें बॉटनिस्ट था एक जूलॉजिस्ट था, तो दोनों के अनुसार यह है कि सेल क्या होती है। ये याद रखना, इसके कुछ पॉइंट हैं सेल थ्योरी के। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पहला इसका जो बेस पॉइंट है वो ये है। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि कोशिका सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी इसके बिना किसी भी जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। यानी ये आपका उस नींव का पहला पत्थर है जिस पर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो। यानी बॉडी बनानी है तो आपको सबसे पहले सेल्स लेकर आनी होगी। जैसे कि किसी आदमी का जन्म होता है तो उसके लिए क्या क्या 2 चीज़ें चाहिए, एक क्या चाहिए, एग चाहिए, और दूसरे क्या चाहिए,
स्पर्म चाहिए, एग कहाँ से आते हैं? बाय मदर। और स्पर्म कहाँ से आते हैं? बाय फादर। दोनों मिल जाते हैं तो एक नए जीव का निर्माण होता है। तो ये एग और ये स्पर्म, ये दोनों क्या हैं? ये बेसिकली सेल ही तो हैं, यानी इनके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। तो सेल क्या होती हैं? सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यही सेल्स होती हैं। अच्छा, जो सेल के जो शेप होते हैं वो क्या होते हैं? लगभग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी याद रखना, सेल क्या रखती है? एवरी सेल हैव ए न्यूक्लियस। प्रत्येक कोशिका के पास में अपना क्या होता है? एक केंद्रक होता है। और एक नई थ्योरी, जो न्यू सेल हैं वो किसके द्वारा? न्यू सेल जनरेटेड बाई ओल्ड सेल कह सकते हो, या प्रिमिटिव सेल कह सकते हैं। पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। सेल्स हमेशा क्या करती हैं? सेल डिवीजन करती रहती हैं, वो विभाजन करती रहती हैं। लगातार कोशिकाएं क्या होती रहती हैं? विभाजन। कौन सी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती? अपवाद स्वरूप क्या है? एक्सेप्शंस हैं इसके, मैंने अभी आपको बताया था। क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन कभी डिवाइड नहीं होते, वे विभाजित नहीं होते। तो कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत 1838 और 1839 में किसके द्वारा दिया गया? स्लीडन और स्वान के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार कोशिका सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका की शेप लगभग सबकी इक्वल होती है। कोशिका के अंदर एक बड़ा केंद्रक होता है, स्पष्ट गाढ़ा, और पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, जिससे है शरीर का आकार क्या हो जाता है? बड़ा होता रहता है। तो ये एक सेल थ्योरी थी, कोशिका सिद्धांत था। इसको बड़े अच्छे ढंग से याद करना है। इससे आगे है वो अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लगातार देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।